नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका पालिनोई आईएएस में। दोस्तों, एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2014 से 2018 के बीच में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने पूरे फंडामेंटल राइट के टॉपिक पे जाएंगे। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बेसिक्स या बहुत ही डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस एमपीपीएससी में पूछे गए हैं 2014 से 2018 के बीच में। अगर मैं 2018 को हटा दूं तो 2017 तक डायरेक्ट क्वेश्चंस ही एमपीपीएससी ने पूछे हैं अपने मेंस एग्जाम में, फिर चाहे वो 3 मार्क्स को लेकर के हो चाहे वो 6 मार्क्स को लेकर के हो। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन 2014 में 3 मार्क्स में पूछा गया, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अबॉलिश्ड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। 2 वर्ड में आपको इसका आंसर देना था, ठीक है। वहीं दूसरा 2014 में ही 6 मार्क्स में पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप यहाँ देखेंगे कि हर वर्ष जो है दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 की अगर हम बात ना करें, 2018 में तो 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो देखिए, 6 मार्क्स में पूछा गया डिफरेंस बताने के लिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। वहीं 2016 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मगर वो 3 मार्क्स में पूछा था। 3 मार्क्स में आपको दो दो जो है इसके डिफरेंसेस लिखने थे, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया 3 मार्क्स में, जो कि था कि एट प्रेजेंट विच फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनका डिवीजन किया गया है। डिवीजन मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है या अवेलेबल हैं। वहीं कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। तो ये चर्चा हम जो है आने वाली लेक्चर्स में करेंगे। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है 2015 में ही पूछा गया 6 मार्क्स की कैटेगरी में, एक्सप्लेन द 6 फ्रीडम्स एज मेंशन इन राइट टू फ्रीडम अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू फ्रीडम में जो 6 फ्रीडम्स के बारे में जो बात की गई है उसको हमको एक्सप्लेन करना था। इसमें देख सकते हैं कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपको जो है प्रोविजंस पता होने चाहिए कौन से फ्रीडम में सॉरी कौन से अपने फंडामेंटल राइट में क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन 2017 में 6 मार्क्स में पूछा गया, राइट टू इक्वालिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको इसके बारे में लिखना था कि राइट टू इक्वालिटी क्या है। 6 मार्क्स यानी कि 100 वर्ड में, ठीक है। अब बात करते हैं 2018 की। तो दोस्तों देखिए, 2018 में जो है एक चेंज देखने को मिला है। क्वेश्चंस हालांकि डायरेक्ट पूछे गए हैं, मगर उन डायरेक्ट पूछने के क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जिनका आपको जो है बैकग्राउंड जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इसमें तो आप देख सकते हैं क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 3 मार्क में 2018 में पूछा गया, ठीक है। आर्टिकल 14 का जो प्रोविजन है सिर्फ आपको उसको लिखना था, ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया। इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया 3 मार्क में, वो है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये है तो बेसिक, मगर आपको इसके बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन 2018 में देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही एक क्वेश्चन ऐसा था कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ईच अदर। मतलब जहां हमको बताना था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं डीपीएसपीस, वो एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बारे में हमको समझाना था। तो देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है अब एमपीपीएससी पूछने लगा है, तो हमको अपनी जो तैयारी है वो भी थोड़ा एनालिसिस करके थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की, हर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की भी ज़रूरत पड़ गई है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे फंडामेंटल राइट के इंट्रोडक्शन से। देखिए, इंट्रोडक्शन में आज जो हम कवर करेंगे वो ये कि राइट्स क्या होते हैं, इनको फंडामेंटल क्यों कहा गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के कुछ डॉक्ट्रिन है यानी कि सिद्धांत है वो क्या है। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, उनके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और हमारा जो अगला जो वीडियो रहेगा, अगले लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको स्पेसिफिकली उनको हम जो है डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर द एसेंशियल क्लेम्स ऑफ द पीपल विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है हर इंडिविजुअल का एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, हर इंडिविजुअल का एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, और हर इंडिविजुअल का एक मोरल डेवलपमेंट हो। ठीक है, इन डेवलपमेंट्स को अचीव करने के लिए एक ऐसे क्लेम्स, ठीक है, जो कि हर इंडिविजुअल्स के लिए नेसेसरी हो, उनको हम राइट्स कहते हैं। देखिए, इन्हीं राइट्स को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जनरली अगर बात करें तो इन जनरल इनको हम कहते हैं बेसिक राइट्स या क्लेम्स। ठीक है, वहीं अगर कंट्रीज के हिसाब से हम बात करें तो यूएस में इनको कहा जाता है, इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं इंडिया में इनको जाना जाता है, इन राइट्स को जाना जाता है फंडामेंटल राइट्स के नाम से। क्लियर है? ठीक है, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को ऐड करने की जो इंस्पिरेशन है, हमने यूएस के बिल ऑफ राइट्स से ली है। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में जो है डिफाइन है। वहीं हमारा जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। देखिए यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैग्ना कार्टा TA होगा। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा 1215 में लिखा गया एक वर्ल्ड का ऐसा पहला डॉक्यूमेंट था जिसमें बेसिक राइट्स के बारे में बात की गई थी। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स देखिए आर द गारंटीज प्रोवाइडेड टू एवरी इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इस गारंटी को प्रोवाइड करने के पीछे का एम क्या था? इट वॉज एम टू स्टैब्लिश इक्वालिटी एंड डिग्निटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल and to uphold the unity of the nation. So this was the purpose of prescribing fundamental rights in the Indian Constitution. ठीक है, वहीं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। पॉलिटिकल फ्रीडम से मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम सच एज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशंस एक्सेट्रा, इनको हम पॉलिटिकल फ्रीडम्स बोलते हैं। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज़ पता चलती है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का पर्पस क्या है? इंडिविजुअल्स के पॉलिटिकल फ्रीडम्स को सिक्योर करना। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल के पॉलिटिकल फ्रीडम्स फंडामेंटल राइट से सिक्योर हो रहे हैं तो इंडिविजुअल के सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम्स किससे सिक्योर हो रहे हैं? तो वो सिक्योर हो रहे हैं DPSP से। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से अपने जो है 2 क्वेश्चन जो है क्लियर भी होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी, या 7 फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे। कौन कौन से राइट? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए, इन सारे फंडामेंटल राइट्स को हम सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनली तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में दिया हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा से डिलीट कर दिया गया था और इसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत आर्टिकल 300 में पार्ट 12 में जो है डिफाइन किया गया। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमको बताना है कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, तब हम आंसर देंगे कि 7 फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम फीचर्स की बात जब करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात, तो फीचर्स में बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे?
फंडामेंटल राइट्स के। तो देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से। एमपीपीएससी मेंस जो है 6 मार्क्स में, मतलब अब तो खैर 6 मार्क्स वाला प्रोविज़न है नहीं, क्राइटेरिया है नहीं, तो अपने दूसरा जो उसने चेंज किया उसमें डायरेक्ट पूछ सकता है कि फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखिए। तो देखिए फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट में पहला आप यहाँ देख सकते हैं, सम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, यानी कि जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको कि देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली अवेलेबल टू दी इंडियन सिटीजन्स, वेयर आज देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल टू दी फॉरेनर्स। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, एक मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूँ, जैसे कि सिर्फ सिटीजन्स को आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं इन आर्टिकल्स में वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को जो है अवेलेबल है। वेयरएज आर्टिकल्स सच एस 14, 20, 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन, इनके जो प्रोविजंस हैं ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। इनके बारे में हम आने वाले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा फीचर क्या बोलता है, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, वेरी ट्रू। एब्सोल्यूट का मतलब इन पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा सकता है। तीसरा, दीज आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द स्टेट। यस, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने का मेन रीज़न ही ये था कि हम स्टेट की जो भी इंडिविजुअल है वो स्टेट के किसी भी आर्बिट्री एक्शंस के खिलाफ आवाज़ उठा सके। मतलब स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कि इंडिविजुअल फ्रीडम या उसके जो फंडामेंटल जो राइट है वो हार्म हो, वो वॉयलेट हो। और ऐसा अगर होता है, ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, वो किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट बोलता है दीज आर जस्टिसिएबल। जी हाँ, अगर स्टेट का कोई भी एक्शन इंडिविजुअल फ्रीडम को हार्म कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, तो इसके लिए हम स्टेट के खिलाफ जो है कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यही इस पॉइंट के कहने का मतलब है। वहीं अगला पॉइंट बोलता है फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड और गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि तमाम चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो या कोई सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स हो, उनमें क्वेश्चंस पूछा गया है कि किसके द्वारा फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर किया गया है, गारंटी की गई है। तो इसका आंसर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वहीं अगला पॉइंट बोलता है देयर इज़ अ लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑपरेशन बाय आर्टिकल 31 ABC। आर्टिकल 31 ABC जो कि सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस की डेफिनेशन में आता है, उसको हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, उनका एक लिमिटेड स्कोप रहता है। ठीक है, वहीं अगला पॉइंट बोलता है कि पार्लियामेंट की आर्टिकल 33 के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिससे कि वो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 33। ठीक है, इसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये मार्शल लॉ के टाइम पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, इसी के साथ जो अगला पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सेल्फ एग्जीक्यूटरी इन नेचर हैं, यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस हैं उनके लिए पार्लियामेंट द्वारा स्पेसिफिकली कोई लॉ पास करने की ज़रूरत नहीं है उनके एप्लीकेशन के लिए। वेयरएस कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनके लिए पार्लियामेंट को स्पेसिफिक लॉज बनाने पड़ेंगे, इनेक्ट करने पड़ेंगे उस फंडामेंटल लॉज को जो है के प्रोविजंस को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, वही बात यहाँ कही गई है। और एक बात, इस पॉइंट से हमें एक बात और जो है एक क्वेश्चन का और हमारा आंसर मिलता है, वो ये कि फंडामेंटल राइट्स के किन्हीं प्रोविजंस को एक्टिव करने के लिए अगर कोई लॉ बनाएगा तो वो अथॉरिटी है पार्लियामेंट, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही वो लॉ इनेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात की गई है आर्टिकल 12 स्टेट, यानी कि आर्टिकल 12 में स्टेट को जो है डिफाइन किया गया है। देखिए इन 5 पॉइंट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है यही सिमिलर डेफिनेशन आपको 36 में, आर्टिकल 36 में भी मिलती है। ठीक है, पर याद रखना कि आर्टिकल 36 की जो डेफिनेशन है वो पार्ट 4 के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, तो
आर्टिकल 36 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी है वो सिर्फ पार्ट 4 के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। वहीं आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी है वो पार्ट 3 के लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और इस डेफिनेशन की एप्लीकेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और पार्ट के लिए यूज़ नहीं की जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं इन 5 एलिमेंट्स के बारे में। देखिए स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, ठीक है। तो पहला, यूनियन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। स्टेट के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। वहीं जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि म्यूनिसपैलिटी हुआ, पंचायत हुआ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। देखिए अब इन 5 में से ये 3 तो क्लियर है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है। मगर जो ये 2 प्रोविजंस हैं इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स दिए थे, तब जा कर के ये इन दोनों प्रोविजंस के बारे में क्लैरिटी सामने आई थी। तो देखिए जानते हैं कि ये क्या थे। देखिए चौथा पॉइंट देख रहे हैं आप, ऑल स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, ठीक है। तो इस प्रोविजन को इंक्लूड किया गया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस के संदर्भ में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि कोई भी ऐसी एजेंसी जो किसी स्टैच्यूट के द्वारा बनाई गई हो स्टेट की परिभाषा के अंदर आएगी, यानी कि किसी भी स्टैच्यूट के द्वारा बनाई गई बॉडी वो स्टेट की परिभाषा के अंदर उसको लाया जाएगा, ठीक है। वहीं दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो कि सुखदेव वर्सेस भगत राम का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि एजेंसीज जैसे कि LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, इनको भी जो है अदर अथॉरिटीज़ यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के की परिभाषा में लाया जाएगा, जो कि स्टेट की परिभाषा में इंक्लूड होंगी, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन से केस थे ये। तो पहला तो था अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल, ठीक है। वहीं दूसरा केस कौन सा था, सुखदेव वर्सेस भगत राम, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में तो नहीं पूछेगा, मगर फिर भी जस्ट एक बैकग्राउंड जानने के पर्पज से आपको याद रखना पड़ेगा। वहीं जो प्राइवेट अथॉरिटी वाला जो पॉइंट है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के थ्रू जो है क्लैरिटी प्रदान की गई थी। कौन सा जजमेंट था वो उस केस को फेमसली बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी केस, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि ऐसी कोई भी एजेंसी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उसे स्टेट की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, यानी कि वो प्राइवेट अथॉरिटी कहलाएगी, ठीक है। एज सच एजेंसीज विच आर रजिस्टर्ड अंदर इंडियन, सॉरी ये कोर्ट नहीं है, ये कंपनीज है, इंडियन कंपनीज एक्ट, उनको प्राइवेट अथॉरिटी कहेंगे और वो भी जो है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी, ठीक है। क्लियर है 5 प्रोविजंस। अब हमें एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि ये सारे एलिमेंट्स जो कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे, अगर इन अथॉरिटीज़ के द्वारा किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रिज किया जाता है या वायोलेट किया जाता है तो इसके खिलाफ इंडिविजुअल क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, दस एनी एक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज और अथॉरिटीज विच आर इन वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स, ठीक है। आर्टिकल 12 क्लियर है। आर्टिकल 12 से ही हमारा फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है, का जो टॉपिक है इसकी शुरुआत ही हमारे आर्टिकल 12 से होती है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट को क्यों डिफाइन किया गया है, क्योंकि आपने अभी पहले पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट जो है हमको अवेलेबल किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो फंडामेंटल राइट्स में है वो है स्टेट, इसीलिए शुरुआत उसकी क्या किससे होती है, फंडामेंटल राइट्स की, स्टेट से, ठीक है। आर्टिकल 12 क्लियर है। आर्टिकल 13 में आते हैं। आर्टिकल 13 जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लॉस टू बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया है जो बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है उसको आर्टिकल 13 के तहत बताया गया है, ठीक है। और कहा गया है
कि कोई भी लॉज, जो भी लॉ बनाए जाते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। वहीं जो दूसरा पॉइंट जो इसमें बोल रहा है कि आर्टिकल वॉज एडेड, दिस आर्टिकल 13 वॉज एडेड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर सो दैट नो लॉज कैन बी ब्रॉट इन फोर्स विच वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आर्टिकल 13 को इनकॉर्पोरेट इसलिए किया गया था जिससे कि ये लेजिस्लेचर की पावर्स पर जो है रोक लगा सके और ऐसे लॉज बनाने से रोके जो कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में हो। ठीक है। इसी के साथ आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है वो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, जिसमें कहा गया है कि ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने से पहले इनैक्ट किए गए थे और जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे थे, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उन्हें वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। वहीं जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो कि क्लॉज 2 में बताया गया, उसमें कहा गया था कि इसके थ्रू स्टेट के ऐसे लॉज बनाने, स्टेट को जो है ऐसे लॉज बनाने से रोका गया था जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। ठीक है। और इन्हीं दो लॉज के इनकॉर्पोरेशन से आर्टिकल 13 में डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन दिया गया। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू आप सबको पता होगा, यानी कि पार्लियामेंट का कोई भी एक्शन, लेजिस्लेचर का कोई भी एक्शन कोर्ट द्वारा जो है क्वेश्चनेबल होगा। वहीं आर्टिकल 13 की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो फंडामेंटल प्रोविजंस की भी हमको बात करनी पड़ेगी। पहला तो जिससे कि हमको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स के डॉक्ट्रिन क्या है, पहली चीज़, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का सिद्धांत क्या है। वहीं दूसरी चीज़ जो हमें पता चलेगी वो ये कि क्या फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। इन्हीं दोनों का क्वेश्चन जो है अब जब हम आर्टिकल 13 पढ़ते हैं तो इसमें हमको इनका जवाब मिलता है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं, इनका बैकग्राउंड जानते हैं। तो फंडामेंटल राइट के जब हम सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जिसको कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो पहला जो डॉक्ट्रिन है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है। जिसमें बताया गया है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। पर उसे ओवरशैडो हो जाएगा, किससे, फंडामेंटल राइट से। ठीक है। यानी कि जैसे ही ये वायलेशन या इनकन्सिस्टेंसी जो है ये ख़त्म कर दी जाएगी किसी अमेंडमेंट या अदर प्रोविजंस के द्वारा, तो ये लॉ जो है वो अपने आप जो है एक्शन में आ जाएगा। ठीक है। यही इसमें कहा गया, इफ़ एनी लॉ स्टैंड्स इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट सच लॉ डज नॉट स्टैंड वॉइड ऑटोमेटिकली। ठीक है। सच लॉज विल बी ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट, उसको ढक दिया जाएगा फंडामेंटल राइट द्वारा के प्रोविजन द्वारा। दैट इज टू से द टाइम व्हेन सच इनकन्सिस्टेंसी एंड्स। ठीक है। जैसे ही इस इनकन्सिस्टेंटी को ख़त्म कर दिया जाएगा किसी अमेंडमेंट या किसी भी अदर प्रोसेस द्वारा, दिस लॉ विल कम इनटू फोर्स, ये लॉ अपने आप जो है फोर्स में आ जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बताता है। वहीं जो दूसरा डॉक्ट्रिन है, दूसरा जो सिद्धांत है वो बात करता है सीवरेबिलिटी की, डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। देखिए सीवरेबिलिटी का मतलब है टू सेपरेट, किसी भी चीज़ को अलग कर देना। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई लॉ फंडामेंटल राइट से वायलेटिव है, वायलेशन में है, तो जो भी उस लॉ का वायलेटिव प्रोविजन है सिर्फ उसे सेपरेट करने पर पूरा जो लॉ, बाकी का जो पूरा लॉ है उसको इनैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। इफ एनी लॉ विच स्टैंड्स इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स ओनली द प्रोविजन ऑफ दैट लॉ, ठीक है, विच विल बी डिक्लेयर्ड वॉइड, उस सिर्फ उस प्रोविजन को वॉइड डिक्लेयर करके बाकी पूरा लॉ विल बी डीम्ड एक्टिव, बाकी पूरे लॉ को एज इट इज एक्टिव घोषित, इनैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये हमारा था डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी। तो आर्टिकल 13 में हमको फंडामेंटल राइट के सिद्धांतों के बारे में पता चलता है। वहीं जो दूसरी चीज़ जो हमें आर्टिकल 13 के द्वारा पता चलती है कि क्या फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो इन ऑर्डर टू लर्न वेदर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट, वी नीड टू फोकस ऑन टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू हमको पता चलता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। तो पहला प्रोविजन है आर्टिकल 13 का, जुडिशियल रिव्यू। देखिए ये अपने आप में क्लियर है कि आर्टिकल 13 के द्वारा जो है पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी अमेंडमेंट अगर किया जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। वहीं
दूसरा जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 368 का है। 368 यानी कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लेकर के। ठीक है, इसको हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट में क्या क्या कहा गया था 368 को लेकर के। तो पहला केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये शंकरी है दोस्तों, शक्ति नहीं है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि आर्टिकल 368 के अंदर दी गई हुई पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, सिमिलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में दिया। ठीक है, सिमिलर जजमेंट जो कि शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया था। वहीं तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया दैट पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि पार्लियामेंट 368 के तहत कोई ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता जिससे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। ठीक है, हैंस गोलकनाथ केस वॉज द फर्स्ट केस वेयर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे पहली बार, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लगाई थी। याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा केस था सुप्रीम कोर्ट का या कौन सा जजमेंट था या किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो वो था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, याद रखिएगा। वहीं जो चौथा केस था वो था केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए, ये अपने आप में एक लैंडमार्क जो है केस था केशवनंदा भारती का, आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो गोलकनाथ में दिया हुआ जजमेंट था उसको ओवर रूल करते हुए एक बैलेंस्ड जजमेंट दिया। किस तरीके का बैलेंस जजमेंट? देखिए, इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह या उसका कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूडेड। ठीक है, मगर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वो अमेंडमेंट करना होगा। यानी कि उस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जो हमने बातें अभी की, जिस भी टॉपिक्स पे हमने अभी चर्चा की, आशा करता हूँ कि आपको वो सब समझ में आया होगा। देखिए, जो 3-4 चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 के संदर्भ में और क्या प्रोविज़न है आर्टिकल 12 के अंदर, आर्टिकल 13 में क्या प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को क्या अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखते हैं तमाम जो है सर्विसेज के एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन द्वारा पूछे गए हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अगले लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 14 से, जो कि फंडामेंटल राइट्स का एक डिटेल्ड लेक्चर हम जो शुरुआत करेंगे और सारे फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। उस पर आपको जो है सारे हैंडआउट्स और इन्फोग्राफिक्स सारे अवेलेबल किए जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।